शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बड़ी बेसिक सी बात देखिए, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है जहां पर किसी मैग्नेट्स की वजह से एक दायरा बन जाता है, एक फील्ड बन जाता है, जहां तक आप ये महसूस कर सकते हैं कि हां भाई उसका असर है। अब ये असर है कैसे महसूस करेंगे भाई? मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए वो लोहे के टुकड़े को खींचता है, तो आप लोहे के टुकड़े को जितनी दूर जाके रखते चले जाएं मोटे तौर पे और उस पर फोर्स लगे तो आप समझ जाएंगे यहां मैग्नेटिक फील्ड है। एक ब्रॉडर बात की मैंने, बाकी कंपास निडल से भी जान सकते हैं कहां पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो दायरा, वो स्पेस जहां तक उसका वर्चस्व, जहां तक उसकी एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस को फील किया जा सके, उसको आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ध्यान रखना। आप जानते भी थे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी वेक्टर क्वांटिटी थी, और यहां मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करोगे, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। सिंबल होता है बी, जो मैंने अभी लिखा, पहचानते होंगे। एसआई यूनिट में उसे बोलते हैं टेस्ला, सिंबल है टेस्ला का टी। ये सब जानना जरूरी है, एग्जामिनेशन में इतना तो पूछा ही जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग बेटा, अर्स्टड का एक्सपेरिमेंट था जो क्लास 10 में भी आपने पढ़ा था। वो ये साबित करता था, वो क्या था? वो ये था साहब कि एक उन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टर लगाया और उसके पास में कंपास रखा, तो जैसे ही करंट को फ्लो किया कंपास हिल गया। जो कंपास होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में हिला, वो मैग्नेटिक कंपास हिलेगा तभी जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो, वही फोर्स लगाता है कंपास पर। तो अगर करंट फ्लो करने पर कंपास हिला तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, तभी तो वो हिला। और जब हम इसको ऑफ कर देते हैं करंट को, तो वो कुछ वापस आ जाता है। और जब रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं तो कंपास दूसरे डायरेक्शन में हिल जाता है। यानी हम ये पक्का हो गए थे कि ये जो कंपास हिल रहा है इसको हिलाने वाला कोई और खिलाड़ी नहीं है, ये करंट ही है, जिसको एक डायरेक्शन में फ्लो करो तो कहीं और हिलता है। मान लो टुई राइट हिला और उसको दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो की तो टुई लेफ्ट हिला। तो ये टुई टुई क्यों कर रहा है? क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये स्टड साहब ने क्लास 10 में आपको बता दिया था, एक बार फिर से। इससे कंक्लूजन क्या हुआ? हमारे हाथ क्या लगा? कथा हुई तो प्रसाद क्या मिला? तो प्रसाद आपको मिला, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये प्रसाद, ये कंक्लूजन हमारे हाथ लगा। इतनी बात सीख लेनी इनसे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाने की क्षमता रखता है। आइए साहब अगली स्लाइड देखते हैं। बायो-सावर्ट्स लॉ, भाई तूफानी लॉ, तूफानी लॉ क्यों? क्योंकि जो कहानी आपने पहले चैप्टर में कूलॉम्स लॉ से सीखी थी, कूलॉम्स लॉ ने बताया था कि एक पॉइंट चार्ज कितना फोर्स लगावेगा, ये आपने सीखा ना, बेसिक लॉ पकड़ लिया था कूलॉम्स लॉ, जिससे ये जान पाए थे आप। बात पकड़ में आ रही होगी आपके। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में बायो-सावर्ट्स लॉ होता है। तो बायो-सावर्ट्स लॉ आपको यह बताता है कि एक करंट एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात की गई थी पॉइंट चार्ज की भाई प्लस क्यू, और यहां पर बात करेंगे करंट एलिमेंट की। करंट एलिमेंट क्या होता है अभी बताता हूं भाई। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, अर्स्टड साहब बता गए पिछला एक्सपेरिमेंट। लेकिन कितना बनता है ये भी तो इच्छा जाग उठी कि भाई बनता, बड़ी अच्छी बात है। आपके दोस्त ने कहा मैं आपको पैसे दूंगा, तो आप पूछेंगे भाई कितने दोगे, 2 रुपए दोगे या 2000, बता दो। वही चीज हो गई, क्योंकि काम तो तभी बनेगा ना जब ये पता हो कि कितना होना है। तो साहब इन्होंने ये बताया कि जो करंट एलिमेंट है, जिसे आप बोलते हैं आइडियल, आइडियल क्या होता है अभी चर्चा करेंगे। ये है आपकी करंट एलिमेंट, यहां मैंने लिख भी दिया है। ये छोटा सा करंट, व्हाट इज डीएल? डीएल इज ए वेरी वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर तार है इसी में आपको दिखाने के लिए डीएल का टुकड़ा बड़ा लिया है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन वाला डीएल समझिए इतना पिद्दी, इतना छोटू कि आप देख नहीं पाएंगे, दिमाग से ही देख सकते हैं, इमेजिनेशन से केवल
डिफरेंशियल कैलकुलस यही थी ना, खैर इस पे आते हैं नहीं, मैथमेटिक्स में चले जाएंगे। तो इतना छोटू टुकड़ा, पॉइंट टुकड़ा समझ लीजिए कि है जरूर, लेकिन बस है दिमाग में। तो डीएल इज ए वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट, टुकड़ा। किसका? तार का, कंडक्टर का। तो आई को जब जो इसमें करंट फ्लो करनी, क्योंकि अगर करंट फ्लो नहीं होगी तार में ना भाई मेरे दोस्तों, अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हुई बच्चों, तो काहेगा मैग्नेटिक फील्ड? तो करंट तो फ्लो होनी ही चाहिए। करंट फ्लो होने के बाद ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो करंट फ्लो होने के बाद इसका छोटा सा छोटू टुकड़ा पकड़ लेते हो, जिसे डीएल बोलते हो, और डीएल को एक वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं और इसका डायरेक्शन पकड़ते हैं आई की ही डायरेक्शन में, है ना। तो इस डीएल से आई डीएल जो लिखोगे वो करंट एलिमेंट है। तो जैसे ये पॉइंट चार्ज की कहानी थी, कितना फोर्स बना हुआ या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसी तरीके से आईडीएल करंट एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये अब जानेंगे। यही चीज बायो-सैवर्ट्स लॉ ने दी थी, इसलिए ये बहुत शक्तिशाली लॉ है, मैग्नेटिज्म के लिए बेसिक लॉ है, ये आपको आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वी अज्यूम दैट दिस फील्ड इज मेड अप ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब जो करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर अगर बन रहा है, तो वो क्या बन रहा है? इस करंट इस तार के छोटे छोटे टुकड़े जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, सबका जोड़ है वो। बड़ी अच्छी बात, उसी को करंट एलिमेंट कह रहे हैं, आईडीएल। अगर आई नहीं तो वह कहेगा डीएल, कॉल्ड करंट एलिमेंट्स। अब इसी करंट एलिमेंट को मैंने काफी समझा दिया, बात पकड़ ली होगी आपने। अच्छा, किताबों में कभी कभी डीएल भी लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है, अगर करंट नहीं होगा तो कहेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो असल में वो आईडीएल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। मैंने बताया कि इस डीएल का डायरेक्शन, आईडीएल का डायरेक्शन कौन सा होगा? करंट की डायरेक्शन का। बहुत अच्छी बात। अब वो वैल्यू कितनी मिलती है? डीवी। भाई छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो छोटू मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा? तो वो बायो-सैवर्ट्स, आपने बायो-सॉर्ट बोलते हैं, सॉवर्ट्स लिखा हुआ है, बायो-सैवर्ट लॉ है। तो बायो-सैवर्ट लॉस में डीवी की वैल्यू जो आ जाएगी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट 4 पाई आप पहचानते हैं, म्यू नॉट क्या हो गई? परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, 4 पाई पहचानते हैं, आई हो गई करंट, डीएल हो गया छोटा सा टुकड़ा। और साइन थीटा क्या होता है? इस करंट एलिमेंट से ये जो पॉइंट जहां पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना एंगल बना रहा है। भाई अगर मान लीजिए टुकड़ा यहां लिया है और कोई पॉइंट यहां है तो उसका एंगल कोई दूसरा है, कोई पॉइंट यहां है तो उसका एंगल कोई दूसरा है। समझ पा रहे हैं? ये थीटा अलग है इससे बनने वाला, यहां बना दिया हमने, ये थीटा आपका अलग है इससे बनने वाला। तो कहां पॉइंट है उससे थीटा कितना बन रहा है वो, और डिस्टेंस कितनी इस पॉइंट से, तो दिस इज आर, यहां से यहां तक की, और ये आर वेक्टर लिखी जाती है। ये कहानी हो गई। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा समय देना जरूरी है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और कि इसका डायरेक्शन किधर होता है बेटा? तो डायरेक्शन होता है यहां पर, ये देखिए डीएल क्रॉस आर लिखा है और ये आर क्यूब हो जाता है नीचे। तो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर का मतलब क्या? वेक्टर लॉ याद करो। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? क्रॉस प्रोडक्ट। हथेली ले लीजिए, राइट हैंड का पंजा, और हथेली को डीएल की तरफ लगाओ। तो इस हथेली को, राइट हैंड वाली हथेली को लिया और डीएल को हमने किधर लगाया? डीएल की तरफ। तो डीएल देखिए इधर है ना, तो मैंने हथेली ऐसे रख ली साहब, लेकिन अब मोड़नी किधर है? आर की तरफ। अब आर है इधर, अगर हथेली इधर रखी है तो मैं इंसान हूं, राक्षस तो हूं नहीं जो मोड़ दूं, तो इधर ही मोड़ पाऊंगा। यानी हमने अभी हथेली सही सेटिंग नहीं जमाई है। अब हथेली को ऐसे सेट कर दीजिए, तो डीएल की डायरेक्शन में और आर की डायरेक्शन में हथेली मुड़ गई देखिए, और अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। देख पा रहे? तो अंगूठा अंदर की तरफ है, तो यही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला फंडा है, इसको पकड़ के रखना बेटा, ये बहुत फायदा करता है हर जगह, थोड़ा समझना पड़ता है। राइट हैंड रूल लगाते हैं, डीएल की तरफ पाम रखिए, आर की तरफ मोड़िए, अंगूठा जिधर जाएगा वो डीएल क्रॉस आर के रिजल्ट का डायरेक्शन हो जाएगा। चलिए बात आगे करते हैं। म्यू नॉट की बात आप समझ रहे हैं, वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ विथ सुटेबल यूनिट्स। आगे बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये जो पहला फॉर्मूला है, ये वायर है फाइनाइट लेंथ का, लिखा हुआ है
फाइनाइट लेंथ का मतलब है कि एक लंबा वायर जरूर है लेकिन उसकी कुछ लेंथ मालूम है आपको, ये नहीं कि बहुत ही लंबा है पता ही नहीं है, लखनऊ शुरू हुआ पता नहीं कहाँ खत्म हो रहा जाके। तो उस सिचुएशन में ये जो तार है फाइनाइट लेंथ का, मान लीजिए एक्स और वाई को इसके किनारे हो गए, किसी पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोग एक्स को पी से और वाई को पी से जोड़ देते हैं और इसको परपेंडिकुलर इस पी पॉइंट को तार पे ड्रॉप करेंगे। इससे बनने वाला जो एंगल है दिस इज, इस परपेंडिकुलर से इस एंड का बनने वाला एंगल इसको कह दोगे फाई 1, इसी तरीके से इस एंगल को बोल दोगे फाई 2 और अब आप आराम से इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो B इज टू म्यू नॉट अपॉन आई जितना करंट फ्लो हो रहा है 4 पाई ए का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज QP, है ना, कितनी दूर है परपेंडिकुलरली। साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फाई 1 एंगल था तो साइन फाई 1 और एक एंड से साइन फाई 2 था तो दूसरा साइन फाई 2 हो गया। ध्यान रखिएगा फाई 1 फाई 2 एंगल परपेंडिकुलर से एंड वाला एंगल है, परपेंडिकुलर से एंड वाला एंगल है। ये किसके लिए थी? फाइनाइट लेंथ के लिए। अगर ये तार हमारा इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, बहुत ज्यादा लंबा हो जाए तो ये सिरे ही नहीं रहेंगे। ये सिरे जब नहीं रहेंगे तो मतलब जैसे ही दूर जाओगे ना, देखो मेरी बात, तो ये देखिए एंगल बढ़ रहा है ना, ये फाई 2 छोटा था, अभी दूर चले गए तो ये फाई 2 कितना हो गया? बढ़ गया। तो जब ये बहुत दूर चले जाओगे तो फाई 2 कितना बन जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। यही कांड यहां होगा। अगर आप दूर जाते हैं तो देखिए एंगल बढ़ रहा है ना, पहले फाई 1 इतना था यहां तक, अब ये एंगल इतना हो गया, और दूर जाओगे तो और बढ़ जाएगा, तो फाई 1 कितना हो जाएगा? अगेन फाई 2, पाई बाई 2 मतलब। यानी जब ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो जाएगा उस समय हमारा फाई 1 पाई बाई 2 मैंने लिख भी दिया है यहां, और फाई 2, ये फाई 2 है, ये फाई 1 फाई 2 दोनों पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। वैल्यू रख दो, साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, दोनों के एंगल 90 था, ये होता 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। अगर ये दोनों वैल्यू 2 आ गई तो B कितना आ गया? तो B की वैल्यू आप लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहां आ गया था 2, एक और एक जोड़ के 2 से 2 मर गया, नीचे आया 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, जो कि ये फॉर्मूला बन गया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, आई जानते करंट, ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ये आपको बताता है कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, किसमें? बहुत लंबे तार में, इनफाइनाइट लेंथ वाले तार में, ध्यान रखना। तो ये कहानी आपको पकड़ के रखनी है, इस पे सवाल बहुत आते हैं, और डिटेल्ड अगर जानना चाहें कि ये एक अच्छा खासा डेरिवेशन है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग बात पे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, बच्चों वाला, एग्जाम में पूछा जाता है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। मैं डायग्राम बनाता हूं, अगले स्लाइड पे कोई सोल्यूशन भी दिख जाएगा। करंट की वैल्यू 35 एम्पियर। What is the magnitude of magnetic field B at point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर? इससे 20 सेंटीमीटर दूर कोई वायर है, ये वायर है इस पॉइंट P पर जो कि 20 सेंटीमीटर दूर है, आपको B की वैल्यू निकालने की है। बस इतनी सी बात है। स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट जब बोल दिया है तो इसको आप क्या ट्रीट करेंगे? कि इनफाइनाइटली लंबा वायर। बस फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। ये देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यहां क्या था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए का मतलब आर भी लिख सकते हैं, कितना दूर है भाई, और कुछ थोड़ी। तो ये डिस्टेंस हो गई आर, यहां से यहां तक की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर बेटा, तो ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो म्यू नॉट की वैल्यू रख देते हैं। देखिए म्यू नॉट की वैल्यू आप सीधे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमको मालूम है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हमको अगर निकालना हो तो आप निकाल लीजिए, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमको मालूम रहता है 10 की पावर -7। तो इसी की वैल्यू रख दी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 पाई, वो रख लेंगे वैल्यू, उसमें कौन बड़ी बात है। और करंट हो गया 35 एम्पियर, और आर की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, डिवाइड मार दो, वैल्यू आ गई 3.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। बस सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, कुछ भी आपको नहीं करना। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं, बड़ा सुंदर पॉइंट और आसानी से समझ में आने वाला। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर करंट लूप। अच्छा, यहां पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं बेटा, लगे हाथ काहे को छोड़ दें, कि ये यहां पर कि अगर काफी कुछ गोद दिया है मैंने, यहां मैं बता देता हूं कि जो करंट होती है
उससे अगर हमें किसी पॉइंट पी पर डायरेक्शन चाहिए हो तो डायरेक्शन निकालने का क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल तो है ही, साथ में एक वो भी होता है कि आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, 10th में सीखा था, उसमें अंगूठा कर दो, स्ट्रेट वायर में अंगूठा कर दो और जिस तरफ पंजा मुड़ रहा हो, राइट हैंड वाले की बात कर रहा हूं, राइट हैंड सब लेके आए हो ना हाँ जी, तो राइट हैंड वाले को ऐसे घुमाओ जिस तरफ पंजा मुड़े, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देख रहे हैं पी पे कैसे पंजा मुड़ रहा है, अंदर की तरफ दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा कट्टम। कट्टम का निशान क्या शो करता है, इनवर्ड डायरेक्शन, इस प्लेन से अंदर। ये तीर होता है, तीर, तो तीर की पूंछ, भाई तीर है श्री राम वाला तीर है ना, तो उसका तीर घुस रहा है अंदर, तो उसकी पूंछ दिख रही है कट्टम ना। और ये तीर यहां पे देखो कहां बनेगा, तो ये जब पंजा मोड़ोगे तो यहां देखो इस तरफ ऊपर आ रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट। डॉट क्या है, तीर बाहर निकल रहा है, तो तीर की टिप दिखाई पड़ रही है आपको, बिंदु पॉइंट, तो ये टिप समझ लो। तो ये है, ये शो करता है इनवर्ड और ये शो करता है आउटवर्ड डायरेक्शन। ये पता होगा आपको, फिर भी जल्दी से बता दिया है ना। तो ये इनवर्ड आउटवर्ड शो करने का तरीका है। तो यहां पर बी की वैल्यू हो जाएगी इनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर बी की वैल्यू हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। कैसे, राइट हैंड का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में पंजा मोड़ दो बस। और बेसिकली आप देखें तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ये ऐसे ऐसे, है ना, ये तरीके जाएगा, तो यहां ऐसे घुस रहा होगा, यहां ऐसे निकल रहा होगा, बस फर्स्ट क्लास आप जान जाएंगे। आगे चलते हैं, इसमें कोई बहुत आसान है, मजा आ जाएगा आपको भाई। आगे बात करते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप। अब करंट कैरिंग लूप है देखिए, तो इस करंट कैरिंग लूप के वैल्यू देखिए कितनी होती है, बाकी इसका और भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये देखिए करंट सर्कुलर लूप है, करंट जा रही है और निकल रही है, तो इसके सेंटर पर देखिए B = μ0I/2R ये वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की एट द सेंटर ऑफ द लूप। और डायरेक्शन देखिए क्या है, तो ये अगर अब इसके डायरेक्शन की चर्चा के लिए एक और रूल बना दिया गया। आप इसको स्ट्रेट वायर वाली चक्कर से भी समझ सकते थे। कैसे, भाई ये छोटा टुकड़ा स्ट्रेट वायर है, ऐसे घुमा दो, दिख रहा है भाई, इस डायरेक्शन में देखो कैसे है, तो आप देख रहे हैं अंदर जा रहा है, पकड़ लिया आपने, अंदर जा रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और दूसरा एक और इन्होंने आप कहा कि भाई बच्चों को कोई दिक्कत ना है, साइंटिस्टों ने, उन्होंने कहा साहब ऐसा करते हैं, एक रूल और बना दो। उन्होंने लिखा क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या रूल था कि अगर हमारा नॉर्थ है, अगर हमारा ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी चलने की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है लूप में, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये एन लिखा है, और साउथ में स्टाइलिश साउथ लिख रहे हैं। तो ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये साउथ हो जाएगा। अब यहां देखिए ये करंट कैसे फ्लो कर रही है, देखो दिख रही ना, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ये क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ बन गया। अगर ये हिस्सा साउथ है, ये देखिए साउथ है, तो उसके पीछे वाला नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ से निकलकर साउथ में आ रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाएगी ना, बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे निकल के ऐसे ऐसे जा रही होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किट ऐसे। देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो ये जो साउथ बना, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, ये तो आप पढ़े हुए हैं, बस काम खत्म हो गया। इस तरीके से क्लॉक फेस रूल से भी पकड़ सकते हैं कौन सा सिरा साउथ है कि नॉर्थ है। चलिए बड़ी अच्छी बात। अब सेंटर पे निकाल लिया। मान लीजिए ये जो लूप था इसमें टर्न्स n थे, एक लूप नहीं है, कई सारे लूप हैं, कई टर्न्स हैं n, तो इसको लिख सकते हो μ0NI/2R। भाई एक की वजह से इतना और n की वजह से कितना लिख दो, कोई भी परेशानी की बात है ही नहीं, फॉर्मूले याद कर लेना, बड़ी मदद मिलेगी आपको। आगे की चर्चा करते हैं हम लोग, ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। कहने का मतलब यहां दिखाते हैं, फिर डायग्राम में आएंगे। ये हो गया करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, लूप मतलब छल्ला, रिंग, इसमें करंट फ्लो हो रही है, सपोज करिए ऐसे करंट फ्लो हो रही, ये सेंटर हो गया। इसकी एक्सेस कौन सी होगी, भाई सीधे निकाल दो, ये बन गई एक्सेस, पीछे वाली थोड़ी ऐसे बना देता हूं। इस एक्सेस पे कहीं पी पॉइंट पर आप ये चाहते हैं कि इस करंट कैरिंग लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है साहब मुझे पता चल जावे। ये क्या है, दिस इज एक्सेस,
दिस इज एक्सेस, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। तो करंट कैरिंग लूप, ये इसका सेंटर, ये इसकी एक्सेस पे पॉइंट P। अब हम देखते हैं जो पॉइंट P है वो कितना दूर है C से P में, R डिस्टेंस। इसकी रेडियस कितनी है, A। तो फॉर्मूला क्या होता है B का, यानी ये B यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, वो बनाएगा म्यू नॉट I A स्क्वायर, A इज द रेडियस ऑफ द लूप, अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इस तरह से एक्सेस निकल आती है। और देखिए वेक्टोरियली लिख दिया है कि भाई क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो तो है वेक्टर क्वांटिटी, केवल मैग्नीट्यूड बताने से पूरी बात कंप्लीट नहीं होगी, तो डायरेक्शन बता दो। तो डायरेक्शन के लिए उन्होंने लिखा B I कैप, मतलब अगर इसका सेंस हमारा देखिए, अगर ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस समय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, एक्सेस से अवे, आई की तरफ अवे। और अगर इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाए यानी कि क्लॉकवाइज, तो इसी डायरेक्शन में ये अंदर की तरफ आ जाएगी। बात पकड़ पा रहे हैं ना। ये डायरेक्शन कैसा है लूप का, यहां खड़ा हुआ बंदा देखेगा तो ये कैसा घूमता दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है अवे, आई की ही डायरेक्शन में। और अगर यहां पर ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन विपरीत दिशा में चली जाए, ऐसे बोल रहा हूं, तो यहां पर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखेगा, ऐसे आएगा B। बात पकड़ लेना, बस इतनी सी बात याद रखनी है, काम खत्म हो गया। अब देखिए एट द सेंटर कितनी कहानी होगी। अब सेंटर पे अगर लाना है, हमने P पॉइंट पकड़ा था जो R डिस्टेंस दूर था, अगर हमको इस P पॉइंट को C पर लाना है तो R की वैल्यू 0 पुट कर देनी चाहिए। R हम 0 पुट कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे बेटा, सेंटर पर। भाई R तुमने 0 पुट कर दी तो सटाक से P कहां फॉल कर जाएगा, C के ऊपर, है ही नहीं यार कुछ। तो यहां R की वैल्यू 0 पुट कर दो तो A स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा A क्यूब। ऊपर से काट पीट करोगे तो बचेगा केवल A। तो फॉर्मूला आपके हाथ में रख गया, एट द सेंटर R इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं आप, और ये चीज अचीव हो जाएगी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2A। N कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये Ni अपॉन 2A हो गया, बात खत्म हो जाती है। फार अवे, अगर ये पॉइंट P एक यहां था, एक सेंटर पर, एक बहुत दूर है, इतनी दूर है कि भाई वो जो दूर खड़ा आदमी है वो इस लूप की जगह सोच रहा है, तो वो लूप दिख ही नहीं रहा, पॉइंट दिख रहा अपने को। तो उस सिचुएशन में ये R कितना हो जाएगा, R इज मच मच ग्रेटर देन A। इस सिचुएशन में तो हम A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहां पे, क्योंकि R बहुत बड़ा है। R हो गया 10 किलोमीटर, A हो गया 2 मीटर, है ना। तो ये बहुत पिद्दी हो गया। उस सिचुएशन में हमारा ये A निकल लेगा तो R स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कटेगा, R क्यूब आ जाएगा, और फॉर्मूला बन जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट Ni A स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब। तो ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखिए बेटा आप। ये है पॉइंट P पर, जब R मालूम है कि डायरेक्शन भी बताई, जब ये सेंटर पर है तो म्यू नॉट Ni अपॉन 2A। देखिए वही फॉर्मूला है जो सेंटर की बात की थी, म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। R था रेडियस, यहां भी रेडियस हम लोगों ने क्या ली थी, A, तो म्यू नॉट Ni अपॉन 2R या 2A, बात वही आती है। तो इस तरीके से ये क्या था, फार अवे। तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखिएगा। अब बात करेंगे इसके आगे की। तो बच्चों देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा सा दिमाग खर्चा होगा आपका, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट था कि मैं छोड़ नहीं पाया इसको। तो देखिए एग्जामिनेशन में आया हुआ है 2013-14 में, और ये घूम घूम के आता रहता है। तो क्वेश्चन क्या समझाता हूं, डायग्राम इसके साथ है और आप फटाफट कर लेंगे, ध्यान रखिए बस। 2 स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप, ये क्वेश्चन है। 2 हमारे एक जैसे लूप हैं, मार्क्ड 1 एंड 2, ये 1 लिखा हुआ है, देखिए यहां पे 2 लिखा हुआ है। कैरिंग इक्वल करंट्स, दोनों में सेम करंट की वैल्यू I आर प्लेस विद द ज्योमेट्रिकल एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ज्योमेट्रिकल एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब है ये इसकी एक्सेस है, ये देखिए, और ये इसकी एक्सेस है। मैं सवाल समझा भी देता हूं, ये इसकी एक्सेस और इसकी एक्सेस, ये दोनों ने बना लिया 90 डिग्री का एंगल। ये ज्योमेट्रिकल एक्सेस हो गई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एज शोन इन द फिगर बनी है तो टेंशन कम हो गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी B की वैल्यू है कितनी, और साथ में पूछा है प्रोड्यूस द पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी पूछा है, और इसका डायरेक्शन भी बताने का अपने को। यानी इस पॉइंट O पर ही पूछा है ना, हाँ,
ओ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और साथ में इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा ना भाई, तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। देखिए आई ऐसे जा रहा है और इसके अंदर आई ऐसे जा रहा है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए आपने देखा था कि अगर ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, इधर खींचेगा। खींचेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसका B1 लिख देता हूं, इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। अगर ये किस डायरेक्शन में होता, इसको याद रखने का तरीका भी बहुत सिंपल है। देखिए आपने करंट वाले रूल पकड़े थे, कैसे याद रखें, अच्छा बहुत सरल बात बता रहा हूं आपको। ये क्लॉकवाइज बन रहा है ना, देखो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जब बनता है तो कौन सा पकड़ते हैं आप, साउथ। साउथ पकड़ते हो, लूप लूप। ये बनाया था नॉर्थ और ये बनाया था बच्चों साउथ। बात पकड़ में आ रही है, ये साउथ हो गया ना। अब साउथ से अंदर आता मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे पकड़ लो बस। अगर ये नॉर्थ बना रहा होता तो दूर चला जाता। कुछ पल्ले पड़ा, फिर से एक बार भाई, यहां पर कोई बंदा खड़ा है चुटैया, ठीक है, यहां पर ये किस तरह से लूप को देख रहा है, ये देख रहा है साउथ ना, क्लॉकवाइज। देखो भाई ध्यान से देखो, रोक लो वीडियो, पॉज कर लो, सीख तो लो। क्लॉकवाइज बना रहा है, अब क्लॉकवाइज बना रहा है तो यहां साउथ, इसको क्या लगेगा, इस बंदे को, इसको मैं बना देता हूं, इसके ऊपर नहीं लिख, चलो लिख दो भाई, छोटा लिख जाएगा साउथ। इसने देखा साउथ है तो भाई पीछे से नॉर्थ से निकली मैग्नेटिक फील्ड और साउथ की तरफ आएगी, अंदर की तरफ, है ना, क्योंकि मैग्नेट के अंदर जानी है ना यहां, तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ आती है। तो ये किस ऐसे ही तो घुसेगी तभी तो अंदर आएगी। तो ये बन गई इसकी कहानी। इसी तरह इसमें आ जाओ, बात समझ में आ रही है। इसमें कौन सा क्लॉकवाइज चक्कर है, देखिए अब यहां पे बंदा जब नीचे देखेगा, यही वाला बंदा देखना है, पॉइंटों पर खड़ा है, तो ये कैसे देखेगा, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रही है। किस तरफ दिख रहा है, ऐसे ऐसे घूम, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसको ऊपर वाला बंदा नीचे देखेगा तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसके हिसाब से, ये था क्लॉकवाइज इसके हिसाब से, बात पकड़ में आ रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो क्या बनेगा वहां पर, नॉर्थ। तो ये देखेगा नॉर्थ है, और नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में आती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका बन जाएगा इस तरफ। बहुत आसान है बच्चों, एकदम मक्खन। ये पकड़ लिया डायरेक्शन, समझ में आया। यानी B1 की वजह से अंदर, और इस 2 जो सेकंड लूप था इसकी वजह से हमारा B2 ऊपर। अब इस B1 B2 को खच्च से नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी थोड़े है। वेक्टर क्वांटिटी जोड़ने का तरीका होता है वेक्टर लॉ की मदद से जोड़ना। भाई फोर्स को 2 न्यूटन 4 न्यूटन इधर लगते तो ऐसे जोड़ देते क्या, कहते 2 न्यूटन 4 न्यूटन लगते तो क्या 2 + 4 6 न्यूटन बोल देते, कहते ही नहीं, वेक्टर लॉ लगा के हम करते। तो ये B1 B2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको जोड़ने की विधि वेक्टर लॉ से। तो वेक्टर लॉ क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है ना, देखो दोनों 90। तो आप B नेट निकालने जाओगे तो इस वेक्टर रूल के हिसाब से इसको B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर लिख दोगे और बाकी रिजल्टेंट की भी वैल्यू लिख दोगे। अब B1 B2 अगर सेम डिस्टेंस पे तो रिजल्टेंट बीचों बीच से जाएगा, ये पहले से पता है हमको, ठीक। तो इस तरह से ये वेक्टर लॉ लगाया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए समय दे रहा हूं उस पर। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। मुझे मुद्दा समझा दिया, डायरेक्शन समझा दिया, कैसे आया, ठीक है साहब, फटाफट आ जाओ मैदान में। समझ गया, छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखा दिया था, इसका वाला इधर गया है और इस 2 वाले से गया है इधर। कितना है B1 B2, तो फॉर्मूला आपने अभी देखा था, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बी का फॉर्मूला देखा था ना, म्यू नॉट IR² अपॉन 2 R² प्लस X² की पावर 3/2। B1 B2 रख दो। तो यहां पर आपने B1 B2 रखोगे जब, ये R कितना था देखिए, रेडियस था, रेडियस ऑफ द कॉइल सेम है, और X कितना है, डिस्टेंस, वो भी सेम थी। तो दोनों का B1 निकाला, B2 निकाला, डायरेक्शन समझा चुके हैं, और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने की विधि मैंने बताई थी, √B1² प्लस B2²। ये देखिए छोटा छोटा लिखा, बड़ा करते तो स्क्रीन से बाहर चला जाता। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दोनों सेम वैल्यू है, B1 B2 बराबर है यहां पर, क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है। तो आ जाएगा कितना, √2B1 या √2B2, जो लिखना चाहो, क्योंकि B1 B2 तो है बराबर। बस B1 की वैल्यू निकाल दो। अब यहां पर जो R है
वो r इस x से काफी छोटा है, तो नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग किसको, r को। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बहुत आसानी से, इफ r इज वेरी वेरी लेस देन x, तो यहां r हटा दो। जैसे ही r हटाएंगे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और r हटा तो x की पावर 3/2 और 2 साथ 2 कट गया, x क्यूब। ये देखिए व्हेन r इज वेरी वेरी लेस देन x, ये फॉर्मूला यहां पे कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट पहले कर चुके हैं हम लोग, जब हमने बोला था कि वो दूर है बंदा, दूर है लूप में, वो फॉर्मूला आया था ना। ये देखिए मैं जल्दी से दिखा भी देना चाहता हूं, कहां भाई, फार अवे, यही फॉर्मूले का जिक्र करें, पढ़ा हुआ है, बस वहां पे दोबारा जिक्र कर दिया, कब था, दूर है बंदा। तो उस सिचुएशन में जब फार अवे आप समझ गए, तो यहां पर आपने ये वैल्यू निकाल ली, और देखिए वैल्यू पुट करने के बाद इसकी सारी वैल्यू रख दो यहां पर, और ये आपका रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। अब जो जो वैल्यू दे रहे, ये नेट रिजल्ट आपका आ गया। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट बी। अब क्योंकि देखिए हमें तो पहले जिन्होंने निकाला, हमें तो पहले से पता है भाई कि अगर दो सेम वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स b और b अगर एक्ट करने लगे, b1 b1, जो यहां b1 b2 बोला है या b1 b2 बोला है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है उसके बीचों बीच से जाता है, थीटा थीटा बराबर। तो ये 90 था, तो ये थीटा कितना होगा, 45 डिग्री, और दोनों वेक्टर इस तरह काम कर रहे हैं तो अंदर की तरफ। ये तो क्वालिटेटिव मतलब देख के समझ में आ गया, कॉमन सेंस से। लेकिन फॉर्मूला लगाने की बात आई तो हमने tan थीटा वाला फॉर्मूला वेक्टर वाला लगा दिया, b2 अपॉन b1 जो वेक्टर लॉ के हिसाब से लगता है, और tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि b2 b1 था बराबर, तो थीटा आ गया π/4। बस डायरेक्शन भी मिल गया कि b यानी इतना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और उसका डायरेक्शन 45 डिग्री फ्रॉम b1 या फ्रॉम b2 आप लिख सकते हैं। बस काम खत्म हो गया, सवाल पूरा सॉल्व हो गया। हॉर्स टाइप का क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इस पे माथा फोड़ा इतनी देर मैंने। पकड़ लीजिएगा शांति से बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट था, वरना आराम से निकल लेते। आगे चलते हैं, आगे की चर्चा देखते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ देखिए कुछ ऐसा ही मामला है जैसे आपने पहले चैप्टर में गॉस लॉ पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ पढ़ा और फिर गॉस लॉ पढ़ा। तो कूलॉम्स लॉ जो काम करता था, गॉस लॉ बहुत आसानी से, सहूलियत से कई चीजें निकाल देता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह या फ्लक्स जो भी निकालते थे आप। लेकिन उसके लिए शर्त थी कि सिमेट्रिक फॉर्मेशन होनी चाहिए, सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। तो गॉस लॉ एक लीथल वेपन था। लीथल मतलब वेपन मतलब एक धारदार, एक खतरनाक हथियार था। उसी तरीके से बायो सावर्ट्स लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड निकालता था यहां इस चैप्टर में, उसके लिए धारदार हथियार या लीथल वेपन क्या बन जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारे लिए कई सहूलियतें दे देता है, बस सिमेट्रिसिटी चाहिए इसको, बस इसको भी थोड़ी सी। तो जो काम गॉस लॉ ने किया था कूलॉम्स लॉ के लिए, मोर और लेस वही काम एम्पियर्स लॉ कर रहा है बायो सावर्ट्स लॉ के लिए। बात पकड़ में आई होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, डेफिनेशन है, पकड़ के रखिए। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ। अब सपोज करिए, समझाने के लिए लिखा है कि मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, लंबा इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब उसके अराउंड कहीं पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए पी पर निकालना है यहां पर। तो यहां पी पर हमको निकालना है, तो एक हमें क्लोज्ड सर्कुलर लूप लेना पड़ता है या क्लोज्ड पाथ लेना पड़ता है। तो एक क्लोज्ड पाथ हमने ले लिया जो यहां से आर रेडियस बना रहा है इस तार से, वायर से। तो द लाइन इंटीग्रल, अब लाइन इंटीग्रल का मतलब है कि यहां पे बी निकालना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका इस डीएल से इंटीग्रल लेंगे। डीएल छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना इसके, इसी लाइन इंटीग्रल के लिए। ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट परमेबिलिटी कांस्टेंट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ मैथमेटिकली। तो मतलब ये वैल्यू जो हम निकालेंगे क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखने का तरीका बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रल यानी क्लोज पाथ होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट टाइम्स जो ये पाथ के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है, नेट करंट, तो वो वैल्यू हो गई म्यू नॉट टाइम्स आई। और यही देखिए हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा हुआ है। ये आई कौन सी है, नेट करंट। गॉस लॉ में पढ़ते थे ना, अंदर अंदर की बात है। तो नेट करंट इनसाइड द क्लोज्ड लूप मेरे बच्चों,
बाहर कोई करंट है तो हमसे मतलब नहीं है, अंदर वाली। अगर अंदर में मान लीजिए कोई करंट ऐसे है, 2 एम्पियर इधर जा रही है और 3 एम्पियर को इधर जा रही है, तो नेट करंट निकालना 5 मत कर देना, 3 में तो जाएगी घड़, तो इसकी नेट करंट कितनी बचेगी, ऐसे 1 एम्पियर। ये बोल रहा है नेट करंट, पकड़े रहे ना मेरी बात। कहां लिखा है इसमें, कहीं लिखा था बहरहाल, द टोटल करंट परमेबिलिटी कांस्टेंट टाइम्स द टोटल नेट करंट की बात हो जाएगी जो जा रही है, इनक्लोज की हुई है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, इसको पकड़ के रखिए। क्लोज्ड इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज टू म्यू नॉट इनटू आई, यही एम्पियर सर्कुलर लॉ है, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्ट्रेट कंडक्टर के लिए एक फॉर्मूला सा निकाला है, और आप वैसे ही जानते थे कि करंट कैरिंग, उसके लिए फॉर्मूला लिख चुके थे हम लोग, यही फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना। इसकी मदद से बहुत सरलता से निकल जाता है इसका डेरिवेशन। कैसे, देखिए बहुत मैं दिखाता हूं आपको। मान लो एक करंट वायर है, एक वायर है, और आप इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो ऐसे लूप बना लो। ये वायर यहां से जा रहा है, पीछे डॉटेड बनानी चाहिए थी, इसके बीचों बीच से जा रहा है, बीचों बीच वायर, है ना, ऐसे लूप है, ऐसे लूप है, और ऐसे ये बीचों बीच से जा रहा है। इस पॉइंट P पर निकालनी है, तो ये करंट थी कितनी, I, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B पकड़ लो आप समझने के लिए, ये हो गया साहब DL। तो जो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या बोलते थे, क्लोज पाथ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और समझ आई करंट इसके अंदर जा रही है, ये डिस्टेंस ले लो R। बात समझ में आई। अब B डॉट DL में देखो, ये जो B का डायरेक्शन है, आप जानते हैं कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर में B किधर होता है, तो आप पहले ही डायरेक्शन पकड़े हुए हैं, इस पॉइंट P पर टेंजेंशियली B का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन भी टेंजेंट में, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। तो एट एवरी पॉइंट जहां जहां जाएंगे B और DL का एंगल कितना बनता जाएगा, 0, क्योंकि दोनों टेंजेंट फॉर्म में है। तो इसको आप लिख सकते हो BDL cos थीटा, पहले म्यू नॉट इंटू आई, और इसको लिख सकते हो BDL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, cos 0 1 होता, आप जानते ही हैं। B है कांस्टेंट हर जगह ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि हर जगह R है, तो कहीं भटकाव की स्थिति नहीं, B कूद के आ गया बाहर। ये रहा DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये लाइन इंटीग्रल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई R हो गया ना लाइन, ये यहां से यहां तक जोड़ोगे तो पेरीमीटर, और ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई, और तो B कितना हुआ मेरे बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। और ये देखो, यही फॉर्मूला मिल गया, फटाक से डेरिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको सहूलियत देता है। इट इज ए लीथल वेपन व्हेन देयर इज ए सिमेट्री। ऐसे ही गॉस लॉ की कहानी है कि जहां सिमेट्री मिली वो खतरनाक वेपन बन जाता है, बड़ी आसानी से वो काम कर देता है, जो कूलॉम्स लॉ थोड़ी मुश्किल से आपके लिए देता है। तो बायो-सावर्ट्स लॉ में जो थोड़ी मुश्किल होती थी उसको बहुत आसान कर देता है। आप समझ गए होंगे, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ पकड़ के रखिए, छोटा सा एप्लीकेशन हो गया उसके लिए। ये एक डेरिवेशन करना चाह नहीं रहा था, लेकिन मैंने बता दिया कि आप बात अच्छे से पकड़ लें। आगे बात समझते हैं बेटा हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो पहली बात ये कि सोलेनॉइड क्या होता है, तो ये सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ ए इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर। इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर का मतलब एक तार लिया, उसके ऊपर प्लास्टिक चिपकी हुई है, तो प्लास्टिक जैसे अपने वायर आते हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं लगाई जाती, वार्निश कर देते हैं, उस तार को डुबो देते हैं वार्निश में। वार्निश क्या होता है, आपके जो वुडन फर्नीचर होते हैं उसमें पेंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, चमक के लिए वार्निश। कहीं भी जाएंगे किसी दुकान पे तो वार्निश मिल जाएगी आपको, उसकी वार्निश कभी वैसे ही चलाते नहीं, इलेक्ट्रिकल वाली अलग से वार्निश आती है। तो सॉलिड उस तार को वार्निश में डुबो लेंगे, इंसुलेशन हो गया, और उठा के ऐसे ऐसे गोल गोल किसी सिलेंडर पर लपेट मारेंगे, खूब सारा कॉइल गड़गड़ गड़गड़, तो एक दूसरे से टच तो हो नहीं रहे, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स। एक सिलेंडर पकड़ा, कुछ सिलेंडर दिख नहीं रहा, वरना मैं दिखाता, अब ग्लास दिख रहा लेकिन पानी भरा, पलटेंगे तो गिर जाएगा। तो इस तरह आप लपेट मारिए, ये बन गया सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये हेलिकल हो गया ना, सिलेंडर के ऐसे 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 घूमते घूमते आगे बढ़ रहे हैं। स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग बेटा, स्प्रिंग कहां देखे हुए, अपनी साइकिल वाली छोटी वाली समझ लो, बड़ा रूप उसका। साइकिल के स्टैंड में लगती है स्प्रिंग, स्कूटी चलाती होंगी तो उसमें भी स्प्रिंग नीचे लगी होती है, इंशाल्लाह देखी हो तो आप। मोटरसाइकिल चलाते होंगे, अगर चला रहे होंगे तो उसमें भी स्प्रिंग स्टैंड पे, तो स्प्रिंग हर जगह दिखती होगी। तो स्प्रिंग का बड़ा रूप देख लीजिए, वो हेलिकल है, मतलब ये स्प्रिंग एक ही जगह नहीं घूमी, आगे बढ़ती जा रही है ऐसे।
बात पकड़ में आ गई। तो ये आपका बन गया सोलेनॉइड। और इसमें एक बात और ध्यान रखी जाती है, जो परफेक्ट सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं, कि इसकी जो लेंथ है, यानी ये इसकी रेडियस से आर वो काफी बड़ी, रेडियस बोल दीजिए या डायमीटर बोल दीजिए, डायमीटर मतलब 2r, लेंथ की वैल्यू हमारी आर से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये आइडियल आपका एक तरीके से मोर लेस क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। ठीक है साहब। अब ये सोलेनॉइड में इन्होंने ये क्या बनाया फोटो, तो ये इन्होंने खचाक से काट दिया है। ये है ना, अब ऐसे अगर मान लीजिए स्प्रिंग है हमारे पास, ऐसे गोल 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 गोल, तो इस स्प्रिंग को ढा के प्लेन में खचाक से काट दें, तो ये ऊपर और नीचे वाले ही पॉइंट जो दिख रहे हैं डॉट, ये फोटो तो बनी है, इसकी टेंशन ना लीजिए। तो डेरिवेशंस की बात है, किसी को डेरिवेशन देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखता है विद इन दिस सोलेनॉइड, एक मोर और लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। सोलेनॉइड के अंदर आपको मोर और लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। आई मतलब करंट जो इसमें आपने फ्लो करा रखी है, एन मतलब टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन का स्मॉल एन का मतलब होता है जितने टर्न्स हैं उसको लेंथ से डिवाइड मार दो, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज ए टर्न डेंसिटी, म्यू नॉट एन आई। बात खत्म हो जाती है। अब नियर द एंड्स, अब सोलेनॉइड में इसके अंदर तो, लेकिन यहां पास में अगर आ जाओ एंड्स पे, एंड्स पर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बदल जाती है। तो नियर द एंड्स वैल्यू हो जाती है इसकी आधी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे हो जाती है, वीडियो बना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सब कुछ बना दिया आपके लिए। लेकिन तेजी से रिवीजन करना है, ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, उस तरफ ना विचलित हो। फिर हाँ, पढ़ चुके हैं और डिटेल जानना है, मोस्ट वेलकम। तो ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड, ये एंड पर। आइए देखिए, अच्छा एक सवाल आ जाता है तो सवाल कर लेते फटाफट। एक क्लोजली ऑन सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, अभी एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 80 सेंटीमीटर। सवाल समझा रहा हूं, पीछे सॉल्यूशन मौजूद है। 5 लेयर वाइंडिंग्स, इसके ऊपर एक बार चलाया, फिर दोबारा चलाया, फिर तिबारा चलाया, ऐसे 5 बार किया है, और 400 टन्स ईच। एक बार चढ़ाई में 400 टन थे, तो टोटल टन्स कितने हो गए, 5 चक्कर चलाए 400 टन के, तो टोटल टन्स हो गए साहब 2000। टन्स वंस लिख नहीं रहा हूं, इतना तो आप समझ जाते हैं मेरे बच्चों। आइए, द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। डी लिखा है तो मैं आर लिख देता हूं, इसका आधा, डी का आधा आर, ये सब बच्चों को पता है। तो हो गया 0.9 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, आई की वैल्यू हो जाती है 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। सेंटर की बात करेंगे तो फॉर्मूला कुछ पढ़ा था ना हम लोगों ने, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बस इसी में सब रखना है। और स्मॉल एन की वैल्यू कितनी थी मेरे बच्चों, स्मॉल एन की वैल्यू थी कैपिटल एन अपॉन एल। कैपिटल एन कितना था, 2000 टन्स। एल कितना था, 0.9 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो, ये हो गया एन। आई कितना है, 8 एम्पियर दिए ही है, बस म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू नॉट की वैल्यू एन यहां से निकाल लिया, आई वहां से पुट कर दो, आंसर आपके हाथ में। बात पकड़ में आई, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो म्यू नॉट एन आई यानी म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, जो मैंने बताया था, वैल्यू पुट कर दी। म्यू नॉट की वैल्यू 4 × 10⁻⁷, 200 × 8, 2000 × 8 अपॉन 0.80, और इसकी वैल्यू हो जाती है करीब करीब 2.5, ये आंसर है, इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। बस काम खत्म। ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे, कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है आपको। आगे देखते हैं साहब। अब एक खिलाड़ी आता है टोरॉयड। अभी टोरॉयड क्या होता है ना, मजेदार एग्जाम्पल आपने जानते, जब स्विमिंग सीखने कुछ बच्चे जाते हैं तो उसको ट्यूब देते हैं फुल आगे, जिससे वो डूबे ना, काले काले बड़ा वाला ट्रक वाला ट्यूब कह लीजिए, ज्यादा बड़ा हो गया, अच्छा किसी और का दे दीजिए जो उसके साइज का हो, और हवा भर के दे देते हैं तो बच्चा तैरता है, ये बड़ा तैरता है और उससे डूबता नहीं है। उसी तैर पे समझ लो क्या करो, आप तार घुमा दो, लपेट दो, बन गया टॉयराइड। या आप क्या करो, एक सोलेनॉइड लो और उसको घुमा के जोड़ दो, लंबा होता है सोलेनॉइड, उसको घुमाया रिंग शेप में जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ऐसा सोलेनॉइड जिसका एंड ही ना हो, जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हो गए साहब।
ये सोलेनॉइड था ऐसा लंबा और घुमा के आपने जोड़ दिया तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। आप देख पा रहे हैं ऐसे ऐसे ये तार लगे हुए हैं, ऐसे करके ऐसे 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 मोटे तौर पे डायग्राम बन गया। बात पकड़ ली होगी इतना समझाने के ऊपर, है ना, फर्स्ट क्लास। अब इसमें क्या होता है, स्टोरॉइड में टोरॉइड बना हुआ है, स्टोरॉइड के अंदर भी आप देखें तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये खिलाड़ी अपना सोलेनॉइड घुमाए हो तो अंदर ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है और यूनिफॉर्म मिलता है। उसकी वैल्यू भी देखिए सोलेनॉइड जितनी निकल आती है, B = μ0 Ni, N वही है, वही टर्न डेंसिटी और I आप पहचानते हैं कितनी करंट दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, इससे ज्यादा बताने लायक इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, अब नया खेल शुरू होता है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उसमें फोर्स लगने लगता है। करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो फोर्स लगता है। तो क्यों? मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है यहां, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक, और एक चार्ज, अभी ये समझाते हैं, एक चार्ज आपने मैग्नेटिक फील्ड में भेजा तो उसमें फोर्स लग जाता है। मूविंग चार्ज पे, खड़े हुए चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक मूविंग चार्ज, एक अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है आपने और एक प्रोटॉन प्लस वाले चार्ज को भेजें और फेंक दें ऐसे सीधे, तो जब आप फेंक देंगे तो ये सीधे नहीं जाएगा, जैसे ही इस फील्ड के अंदर पहुंचेगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स की वजह से अपना पाथ बदल देगा। अब सवाल ये कि जो फोर्स यहां पे लगेगा वो कितना लगेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी तो जानना पड़ेगा, तभी फिजिक्स बनेगी। ठीक, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो द इलेक्ट्रिक चार्जेस मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हाइल देयर इज नो सच फोर्स ऑन स्टैटिक चार्जेस। अगर ये चार्जेस चल नहीं रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, उसने कहा कि भाई मैं चलूंगा नहीं, मुझे चुपचाप यहां घर बनाने दो, अच्छा लगता है इस वातावरण में, मैं कुछ करने वाला नहीं, तो कोई फोर्स नहीं। उसने कहा चलो भाई रह लो, दोस्ती हो गई। लेकिन इसने कहा ना, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, वेलोसिटी है, वेव चाल है, रफ्तार है, तो उस दिशा में क्या होगा, ये भी कहेगा दिखाता हूं मजा, चखाता हूं मजा, और फोर्स लगा देगा। मुद्दे की बात ये थी कि अगर मूविंग चार्ज है तो फोर्स लगेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर मूविंग नहीं, स्टैटिक है, रुका है, तो नहीं फोर्स लगेगा। चलिए कितना लगेगा, तो ये हमारे बड़े धांसू साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, अच्छा ये जो लॉरेंट्ज फोर्स होता है इसका जिक्र भी हम लोग करेंगे, लेकिन क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसलिए इसका नाम पड़ जाता है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जो होता है वो कितना होता है, QVB sin थीटा। Q है चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, V है वेलोसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड लिखा है, B है कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा में थीटा है कि वो चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। जैसे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था y एक्सिस की तरफ, और जो ये x एक्सिस दिख रही है आपको, उम्मीद करता हूं देख पा रहे होंगे आप, और एक वेलोसिटी, इस चार्ज को फेंक दिया हमने किसी एंगल पर, और दिस एंगल इज थीटा विथ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा साहब, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QVB sin थीटा। और मजेदार बात क्या है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए उसके लिए इन्होंने इसको एक वेक्टोरली लिख दिया, तो इसको लिखेंगे QV क्रॉस B। ये वेक्टर प्रोडक्ट है ना, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको राइट हैंड की जरूरत पड़ती है। इंशाल्लाह आप सबके पास राइट हैंड है और मजबूत हैंड है, तो उसको आप खोलेंगे, V की तरफ हथेली और B की तरफ घुमा दीजिए, बहुत आसान होता है, 4 बार प्रैक्टिस करो, एकदम नींद में भी ऐसे ही करोगे, है कि नहीं। तो V की तरफ, V किधर है, V इधर है, ये देखो रखा ना V, देखो मेरे बच्चों, ये V भाग रहा है इधर और B जा रहा है उधर y एक्सिस में, ऐसे घुमा दिया, तो कहां कहे भाई, ये प्लेन में था ना V में, तो कहां Z की डायरेक्शन में निकल गया फोर्स, के नहीं निकल गया। देखो ये किधर हथेली रखी है, V उधर जा रहा है, B Y पे, ऐसे मोड़ा, खटाक से Z पे चले गए, और आपको मालूम पड़ गया कि जो फोर्स है वो V क्रॉस B, यानी V और B का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर जाएगा, और यहां पर फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, Z डायरेक्शन में। तो ये फोर्स इस तरह लग जाता है। बड़ा समझ में आई होगी बात, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं, इस चैप्टर की जान भी है ये। ठीक है साहब, और भी चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन अभी हमारी समझ में आ गया मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स
कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? इतना लगेगा। डायरेक्शन निकालने का तरीका ये। बाकी कुछ तरीके और भी हैं जो आपके सरलता के लिए बनाए गए हैं। देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जैसे आप ये फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल पहले था। मैथमेटिक्स का जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये बाद में आया। तो उस समय जो साइंटिस्ट थे वो अपने हिसाब से रूल बना देते थे कि जैसे आसानी हो। भाई हैंड ही क्यों लिया? क्योंकि हैंड तो किसी को ढूंढना थोड़ी पड़ता है कि मेरा हाथ कहां, बताओ बताओ, ऐसा तो है नहीं, सबके पास होता है। खटाक से लगा के डायरेक्शन निकाल ली। तो उन्होंने बहुत जोरदार काम किया था फ्लेमिंग साहब ने। फिर धीरे धीरे मैथ्स भी डेवलप हो गई, वेक्टर के प्रोडक्ट्स डेवलप हो गए। तो ये जो जगह जगह 75 लॉ आपको मिलते हैं, सब के सब का एक इलाज हो गया, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कहीं लग रहा है तो। अगर आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लगाना आता है तो कैसा भी सवाल होगा, राइट हैंड ढाक पाक करके निकाल के छुट्टी कर देंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आपको कि 4 बार वेक्टर वाला v क्रॉस b या इस तरह का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके लिए रूल अप्लाई करके चेक कर लिए, चाहे आप बायो के हो चाहे मैथमेटिक्स के हो। बहुत सरल रहता है और आप महाशक्तिशाली हो जाएंगे। खैर एनीवे, तो फ्लेमिंग साहब बता गए थे कि भाई जुगाड़ उसका किस तरह से आप निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि अपना भैया लेफ्ट हैंड निकालना, या राइट निकाल दोगे तो फ्लेमिंग साहब की आत्मा दुखी हो जाएगी। बहुत बच्चे कल्याणकारी हैं, पढ़ाओ तो लेफ्ट हैंड निकालो तो लड़कियां सर, और लड़के दोनों उठाए हुए। लड़कियों ने एक उठाया, कुछ तो गया एक हाथ, और लड़के दोनों उठाए हुए, बस चले तो टांग भी उठा दें। तो थोड़ा संभाले रहना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यानी अपना लेफ्ट हैंड, हिंदी में बोलेंगे बायां हाथ। बायां हाथ निकालिए, उसको 3 उंगलियों, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को बंदूक जेम्स बॉन्ड स्टाइल में बना लीजिए। ये ठकाठक, बात पकड़ में आ रही है? इसको ठकाठक बना लीजिए, बंदूक नुमा। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में अंगूठा दे रहा, अंगूठा मजबूत होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड बी, और तीसरा करंट। कई लोग क्या याद रखते हैं? फादर, मदर, चाइल्ड। फादर एफ से है तो एफ फॉर फोर्स, ये मदर उंगली, मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये चाइल्ड मतलब करंट। करंट का मतलब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, करंट कह दो। तो फादर, मदर, चाइल्ड। याद रखने का तरीका कैसे भी याद करो, लगाना आपको यही है। तो फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये लगा देंगे। अगर आपको फोर्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड में उंगली फिट कर दीजिए, करंट की इधर उंगली फिट कर दीजिए। तीनों 90 में होना चाहिए। बात पकड़ में आई? अब देखिए, अगर यहां पर बात करें कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्स डायरेक्शन में जा रहा था सपोज करिए, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी था वाई डायरेक्शन में, तो आपने उठा के उंगली लगाई, मैग्नेटिक फील्ड में रखा ये उंगली, और ये मिडिल फिंगर रखी जिधर जा रहा है चार्ज, और अंगूठा किधर बता रहा है? जेड, ऊपर। अब इसमें देखिए मजेदारी थोड़ी सी बता देने का मन कर रहा है, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। आइए, अब यहां पर जो ये जो खेल था, इसमें वी तो 90 पे था ही नहीं भाई, वी तो एंगल पे था ना। तो अगर आपकी इच्छा जाग उठे कि नहीं साहब मैं वेक्टर वाला नहीं लगाऊंगा, कसम गाली, लेकिन लगाऊंगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो भी सीखा, तो यहां पर अगर लगाना ही है तो v का वो कंपोनेंट लीजिए जो b से 90 है। तो ये v का कंपोनेंट आप लेंगे ना, तो v cos थीटा इधर, v sin थीटा इधर आ जाएगा। तो v परपेंडिकुलर वाला हो गया, v से परपेंडिकुलर, फिर लगा दीजिए तो निकल आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी एंगल पर हो तो ये तो हमेशा ही काम करता है v क्रॉस v। और बाकी ये जो दूसरी कहानी थी, ये जब आपको 90 सीधे मिल जाता है तो बहुत आसान हो जाती है, खटाक से लगा दीजिए। 90 नहीं है तो वो देख लीजिए v का कंपोनेंट किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर। बात समझ गए होंगे? फ्लेमिंग का रूल मौके मौके पे इस्तेमाल करेंगे, आसानी देता है। आगे चलते हैं बेटा हम लोग, अब लॉरेंट्ज फोर्स देखते हैं। अभी हमने जो देखा था वो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स था। जब हम केवल लॉरेंट्ज फोर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लॉरेंट्ज फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a charge particle moving in a region where electrical and magnetic field are present। मतलब केवल मैग्नेटिक नहीं प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, यानी E भी मौजूद है और साथ में B भी मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक जब मोशन करेगा चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको फोर्स मारेगा और बी भी फोर्स मारेगा। देखिए, इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। उस समय जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है? Fe इजिकल टू क्यू ई, ये तो हम लोग जानते ही थे। और लॉरेंट्ज फोर्स अभी हमने देखा था कितना लगता है, Fm इजिकल टू क्यू वी क्रॉस वी।
अब इनको दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, कुछ भी नहीं करना। देखिए जोड़ दिया Fe प्लस Fm और वैल्यू आ गई F इजिकल टू क्यू, क्यू कॉमन ले लिया, क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कोई इसमें डायरेक्शन थोड़ी है, तो E प्लस Vb देखिए, और इसी को बोलते हैं दिस इज द लॉरेंट्ज फोर्स। तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स Fm, इलेक्ट्रिक वाला Fe, टोटल लॉरेंट्ज फोर्स। ये बात समझ में आती है, बड़े अच्छे तरीके से पकड़ के रखिए, एग्जामिनेशन में कभी कभी छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं। एक सवाल देखते हैं, बहुत ही सरल सवाल, इंटरेस्टिंग, एग्जाम में आया हुआ, 2019 में ही मिला। ए लॉन्ग क्वेश्चन समझ लेते हैं, और करना तो आप जानते ही हैं, मैं सिखा भी दूंगा आपको। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB, एक स्ट्रेट वायर है AB जो इस डायरेक्शन में इसका 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। ए प्रोटॉन P ट्रेवल्स एट 4 इंटू दिस स्पीड पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट। एक देखिए प्रोटॉन है जो उन्होंने बता रखा है कि ये इतनी स्पीड से पैरेलली मूव कर रहा है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट एज शोन इन द फिगर, बना दिया। कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन, ऑल्सो स्पेसिफाई इस डायरेक्शन। अब कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाएगा। अब किधर बनाएगा मुझे नहीं मालूम, अभी देख लेंगे हम लोग। और उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भाग रहा है, तो इस पे फोर्स भी लगेगा। तो उस फोर्स की बच्चों वैल्यू बता दो और डायरेक्शन बता दो। बता देंगे। पहली बात ये कि हम चेक कर लेते हैं इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट जब होता है तो अंगूठा कर देते हैं उसकी डायरेक्शन में और पंजा घुमाते हैं। तो पंजे में आप देख पा रहे हैं पंजा किधर जा रहा है, उधर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ट डायरेक्शन में। INW लिखिए, समझ पा रहे होंगे। अब इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, पता चल गया। और प्लस चार्ज किधर भाग रहा है, इस तरफ प्लस भाग रहा है। तो अब आप ले लीजिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज अगर नीचे जा रहा है, समझ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल निकालो, और अंगुली को, इंडेक्स फिंगर को अंदर धसा दिया और करंट नीचे। तो अंगूठा किधर है, देखो बच्चों, करके देखो। तो अंगूठा से दिख रहा है कि फोर्स हमारा मिल रहा है इस डायरेक्शन से, अवे फ्रॉम AB, अवे फ्रॉम AB, इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है। बात पकड़ पाए होंगे, पॉज कर लीजिए वीडियो, हाथ चला के देखिए, आएगा तभी। कथा सुनने से नहीं आएगा, कथा में जो बताई गई बातें हैं उसको फॉलो करने से आएगा। रोको वीडियो, पॉज करो अभी तुरंत, और ये उंगली बना के ऐसे से देखो, शर्माओ नहीं, है ना, उससे ही बात पकड़ में आएगी आपको और मजा आएगा आपको। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, बाकी फॉर्मूला हमको मालूम है, खटाखट लगा देंगे। आइए साहब, तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो है B इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपने देखा था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू R, I अपॉन R। इसमें वैल्यू रख देते हैं हम लोग, वैल्यू रख के निकाल लेंगे। और फोर्स कितना एक्ट करेगा वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू पड़ी थी मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स से QVB साइन थीटा। अब यहां थीटा क्या था, थीटा तो हो गया 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड था अंदर और इस प्लेन में जा रहा है ये। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या π/2 लिख दो। तो साइन थीटा साइन 91 हो गया। तो फोर्स आया QVB। Q है प्रोटॉन का चार्ज, V है वेलोसिटी गिवन है, B निकाल लेंगे यहां से, खेल खत्म हो चुका है, डायरेक्शन समझा ही दिया था। तो B की वैल्यू है F इक्वल टू QVB साइन थीटा रखा, साइन थीटा 90 है, बात खत्म हो चुकी है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू रख दी, वो आप हमसे बढ़िया रख लेंगे। Q रखा, प्रोटॉन का चार्ज रख दो बेटा, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बस अपोजिट होता है। और वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁶, वो भी ठोक पीट दी हम लोगों ने, सारी बातें हो चुकी हैं और इसको निकाल डाला। B पहले निकाल लेना, B की वैल्यू कितनी आ रही है जिससे ये वैल्यू निकालती बनी है, 2.56 × 10⁻18, ये रहा आंसर। और ये देखिए अवे फ्रॉम AB आपको समझाया ही था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हुए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, प्लस वाला नीचे, अंगूठा भगा रहा है उधर। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अवे फ्रॉम AB। इस तरह सवाल हो जाएगा और आप काफी मजबूती पा जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए कुछ और बातें, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, फोर्स लगेगा, पार्टिकल घूमेगा, अल्टीमेटली वो मोशन का पाथ क्या होगा, क्या वो पैराबोलिक पाथ होगा, क्या वो सर्कुलर पाथ होगा, या कुछ और आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? फोर्स लगेगा, डाइवर्जन होगा। तो हम क्या देखते हैं
कि जब हम लोग परपेंडिकुलरली यहां पर देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लस का निशान, ये कट्टम का निशान क्या बताता है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, देख पाए आप। अब यहां पर हमने एक, यहां पर सपोज करिए ऐसे एंट्री करा दी किसी प्लस चार्ज की, समझ पा रहे हैं, अंदर है, ये अंदर धसा हुआ ऐसे, तो दोनों 90 पर हैं, तो 90 पे फ्लेमिंग का रिफ्लेक्टेड रूल लगाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और चार्ज ऊपर जा रहा है, ये रहा चार्ज ऊपर, तो अंगूठा किधर है, अंदर है। फिर से एक बार, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तीर अंदर जा रहा है, समझ तो पा रहे हो, कट्टम का निशान बड़ा सा, तीर अंदर जा रहा है। अब बोल्ट की डायरेक्शन में आपने प्लस चार्ज को, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को भेज दिया, यानी इस बोर्ड में ऐसे भेज दिया और तीर अंदर है, तो आपने लेफ्ट हैंड रूल निकाला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज ऊपर, ये उंगली चार्ज, अंगूठा किधर, फोर्स का डायरेक्शन, ये रहा फोर्स का डायरेक्शन। तो जैसे जैसे ये आगे घूमेगा, ऐसे चार्ज पे फोर्स लगेगा, घूमेगा, जैसे ही घूमेगा आप फिर मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, ऐसे टेंजेंशियली वेलोसिटी बदलती चली जाएगी और फोर्स हमेशा कैसा लगता जाएगा, टुवर्ड्स सेंटर बेटा, जहां कहीं भी ये पहुंचेगा फोर्स हमेशा कैसा मिलेगा बेटा, टुवर्ड्स सेंटर, और ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड में ध्यान देना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल की जो एंट्री है वो 90 डिग्री पर है। अभी हम दूसरा भी कांड करेंगे जब 90 डिग्री पर नहीं होगी। यहां जो थीटा था वो 90 डिग्री है, यानी जो चार्ज पार्टिकल घुसा है वो बी और वी के बीच में थीटा 90 से एंट्री कराई। पकड़ पा रहे हो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ऐसे आया था चार्ज, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज का डायरेक्शन ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे, ये टुई दिखा ना कुछ, ये 90, तो इस 90 में ये सर्कुलर मोशन करेगा। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता सर्कुलर मोशन पे, कौन देगा भाई बताओ, अरे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स देगा भाई। तो mv²/r जो कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv²/r चाहिए ही होता है, क्लास 11th में ही पढ़ लिया था। अब देखिए ये कहां से मिला, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो कि QVB के बराबर होता है। थीटा यहां पे 90 है, इसलिए साइन थीटा गायब हो गया है, फॉर्मूला होता था QVB साइन थीटा। अब क्योंकि थीटा 90 है इसलिए साइन थीटा 1 हो गया है, तो QVB के बराबर कर दिया, और यहां से R निकला कितना, mv/QB। इस पे सवाल आता है ऐसी सिचुएशन में कि कितना रेडियस बनाएगा, ये इतना बनाएगा, तो ये आपको m पता है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यही कोर्स में है। तो R की वैल्यू हो गई mv/QB, बड़े आसानी से आप समझ गए। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, अब भाई साहब ये घूमा तो ऐसे, लेकिन एक चक्कर लगाने में वक्त कितना लिया, टाइम पीरियड, यही सब तो पढ़े हो आप कि भाई घूमेगा, एक चक्कर लगाया, अब कितना समय लिया एक चक्कर लगाने में, तो समय लेता है t=2π/v, यानी ये 2πr पाथ डिवाइडेड बाई उसकी वेलोसिटी। तो v, अब v की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, देखो कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला खेल। v निकाला तो क्या लिखा, r/m यहां से, और पुट कर दो यहां पर, तो ये आप पुट करोगे, मैं डेरिवेशन क्या करूं आप जानी रखते ही आ जाएगा भाई, कुछ भी नहीं है यार, 2πr है और यहां वैल्यू रखी r/m, और m उछल के ऊपर चला गया, ये r और r कट गया, 2πm/QB, बात खत्म। इसको गोद लो कि टाइम पीरियड निकालना हो कि कितने समय में एक चक्कर कंप्लीट करेगा, इतने समय में एक चक्कर कंप्लीट करेगा। कोई कहते साहब फ्रीक्वेंसी बता दो, तो बचपन से मैं मालूम है कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के, इसका उल्टा कर देना, खत्म, QB/2πn। इसे बोलते साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन कोर्स में नहीं है, नाम है इसलिए बता दिया है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, घबराना नहीं, इसका नाम FC का साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ये है, साइक्लोट्रॉन नहीं है, ठीक। तो ये बात कंप्लीट हो जाती है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए हमने प्यार से खींच दिया कि आप पकड़ ले जाओ मेरी बात। आ जाओ भाई, इसके आगे की चर्चा कर लेते हैं। अब आप तो हैं खिलाड़ी, आपने कहा साहब मैं क्या करूंगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था इसमें, ये डायग्राम के हिसाब से बाद में समझाऊंगा कि इसमें हमने 90 पे एंट्री नहीं कराई, जो चार्ज पार्टिकल की एंट्री हमने 90 पे कराई थी थीटा पर, पिछले वाले कांड में
यहां पर 90 पे एंट्री नहीं कराई, किसी एंगल पे करा दी, 30 डिग्री पे करा दी। ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपने ऐसे नहीं डाला, आपने बढ़ा के कुछ 90 डिग्री पे एंगल डाले कि रुक जाओ हम ऐसे डालेंगे, आप 30 डिग्री पे डालेंगे, 45 पे डालेंगे, 60 पे डालेंगे। तो आपने किसी एंगल पर, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 हियर, कुछ एंगल पे आपने चार्ज पार्टिकल की एंट्री करा दी। अब क्या होगा, अब वो सर्कुलर पाथ नहीं फॉलो करेगा। देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस पर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। आपकी जो एंट्री है देखिए इस एक्सिस से, ये चार्ज पार्टिकल की एंट्री है, थीटा बनाया है इससे, एक्स एक्सिस से। जब थीटा बनाओगे तो ये क्या, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इस एक्स से 90 डिग्री वाला v cos थीटा, v sin थीटा बचपन से पढ़ा है, तो ये जो थीटा है इस डायरेक्शन में आप कह सकते हो बन जाएगा v cos थीटा, और परपेंडिकुलरली बात करेंगे तो बन जाएगा v sin थीटा। इसको प्यार से कभी कभी v परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, और इसको प्यार से कभी कभी हम लोग v पैरेलल भी बोल सकते हैं। पैरेलल मतलब उसी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो v पैरेलल क्या करेगा, उसको आगे ले जाएगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में चलाएगा, और v परपेंडिकुलर थीटा 90 पिछले वाला केस वो घुमाएगा। तो कोई बॉडी आगे भी चल रही है और घूम भी रही हो तो कैसे बनेगी, हेलिकल मोशन, स्प्रिंग नुमा मोशन, डुई 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 डुई। बात पकड़ में आ रही है क्या बता रहा हूं, कि वो सर्कुलर मोशन नहीं, क्योंकि सर्कुलर में तो एक ही जगह रहता है, सर्कुलर तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। अब यहां तो क्या हुआ, वो आगे भी बढ़ रहा है, तो ये जब तक बढ़ भी रहा आगे भी चल रहा है, तो इस तरीके से बढ़ेगा। हेलिकल मोशन बोलते हैं फिजिक्स में, स्प्रिंग नुमा मोशन समझ लीजिए, मोटा ज्ञान पकड़ने के लिए बिल्कुल सही रहता है, फील आता है, ठीक है। तो बात पकड़ में आए, हेलिकल मोशन। तो यहां पर कहीं लिखा हेलिकल मोशन, नहीं लिखा तो लिख देते हैं, तो ये बनेगा आपका हेलिकल मोशन। यहां पर इस पावर पॉइंट में मैं मिटा नहीं पाता हूं, मिटाने में बड़ी दबाव हुआ तो मैं जो गलती हो जाएगी उसको खींच करके सही कर दूंगा, तो हेलिकल मोशन हो जाता है। अब उसमें देखिए, तो अब इस सिचुएशन में द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, अब सर्कुलर पाथ तो है, गोला बन रहा है लेकिन आगे भी चल रहा है वो, तो उस गोले की रेडियस कितनी है, उसके लिए वेलोसिटी कौन सी इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर, क्योंकि गोला तो सर्कुलर मोशन वही कराएगी, तो उसकी कहानी हो जाती है mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। याद रखना बेटा, सवाल आता है इस पे। और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, उसमें परपेंडिकुलर पिक्चर में आएगा, 2 पाई अपॉन वी लैम्डा, वी परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए सारी वैल्यू रख दी है, और इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, ये आ जाएगा इसका टाइम पीरियड। पिच, अब पिच का मतलब क्या होता है कि भाई एक चक्कर जब मारेगा दूसरा चक्कर, तो दोनों के बीच में देखिए कितना चल गया एक चक्कर लगाने में। भाई यहां से चला ऐसे और ऐसे ऐसे, तो यहां से जब ये सर्किल बना के पूरा पहुंचा वापस यहीं, एक गोला कंप्लीट करते हुए समझिए, तो यहां से कितना आगे बढ़ गया था, दिस इज नोन एज ए पिच। यहां देखिए यहां से शुरू हुआ और ये पूरा, ये डायग्राम ज्यादा अच्छा है, ये गोला देखिए ऐसे ऐसे, ये यहां एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये कितना पिच बनाया, कितना आगे खिसक गया, एक चक्कर लगाने में कितना आगे खिसक गया। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, पी पैरेलल। तो पी पैरेलल इंटू टी, अरे भाई आगे चलाने वाला तो पी पैरेलल है, वी पैरेलल है, तो वी पैरेलल इंटू टी यानी वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई अपॉन क्यूबी। टी ऊपर से निकाला था, समय तो वही रहेगा, एक चक्कर लगाने में खर्चा हुआ समय, तो वैल्यू आ गई 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यूबी। इसको पकड़ लीजिए, पिच है, पिच, पिच समझ पाए ना, एक चक्कर लगाने में कितना आगे खिसका, बात खत्म। तो दैट इज पिच। ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा, पूछी जाती हैं, कठिन नहीं है सरल बेटा, ये एकदम पक्का पकड़ के चलो। चलते हैं, करते हैं आगे की बात। तो आगे की बात करते हैं, ये फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब भाई जब चार्ज चलता है उस पर फोर्स लगता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट बोलते हैं, उस पर भी लगेगा फोर्स, तो उसकी वैल्यू होती है बेटा F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसको याद कर लीजिए, करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेंथ दी है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, लगा दीजिए, एल क्रॉस बी को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अगर ये जो थीटा होता है वो जीरो हो जावे, मतलब थीटा जीरो होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आप किसी कंडक्टर को लिटा मारें और करंट फ्लो करा रहे हैं इसमें, तो कोई फोर्स लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा हो गया जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है
और करंट कैरिंग कंडक्टर आपका परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फोर्स लगेगा मैक्सिमम, विच इज F इज इक्वल टू ILB। ये ILB हो जाएगा, बात खत्म, दोनों पकड़ के रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, सवालों में एक चीज और होती है कि अगर कहीं पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने की चर्चा की थी कि बी वगैरह कहां कहां होगा। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इसी के रास्ते में हमारा बी पड़ जावे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है साहब? 0। ये भी ध्यान रखना, करंट कैरिंग कंडक्टर की के रास्ते में सीध में ही थीटा अगर 0 बन रहा है, ये पॉइंट इसी के सीध में है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां 0 पाया जाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है, इंपॉर्टेंट लिख देना चाहिए। अब 2 तार लगा दिए, तार नंबर 1, ये देखिए 2 तार लगा दो, और ये जो पहला, ये देखिए अलग सेटअप है, ये अलग सेटअप है। इसमें एक तार हमने ऐसे भेजा, दूसरा तार ऐसे भेजा, इसमें I1 करंट थी, इसमें I2 करंट थी। दूसरे वाले में अलग अलग कर दिया, अभी समझा देंगे दूसरा वाला। अब यहां पर क्या हुआ देखने की चर्चा कि फोर्स एक दूसरे पे कितना लगाते हैं। अब ये जो करंट है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे बनेगा, आप जानते ही हैं। अपना राइट हैंड रूल लीजिए और अंगूठा कर दीजिए किधर? करंट की डायरेक्शन में, और देखिए किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में। अब इनवर्ट डायरेक्शन में बन रहा है तो लगा दीजिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट ऊपर। तो देखिए फोर्स किधर, अंगूठा किधर आया? अंदर की तरफ। ये सब करके देख सकते हैं आप। ये लगा दिया फोर्स ऑन 2, ड्यू टू 1 भी लिख सकते हैं। अब इस I2 की वजह से यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो I2 की वजह से आपने ऐसे बनाया, इस डायरेक्शन में देखिए ऐसे ही तो मुट्ठी मोड़ेंगे, तो यहां बन गया ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन। अब फ्लेमिंग का फिर लेफ्ट हैंड रूल, ये बढ़ा, ये आगे आ गया आपकी तरफ, और करंट ऊपर जा रही है, तो ये देखिए अंगूठा किधर जा रहा है, तो अंगूठा इधर जा रहा है, तो ये लग गया आपका फोर्स इधर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यानी दोनों फोर्सेस अट्रैक्शन के हैं। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर दोनों तारों में एक ही दिशा में करंट है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट्स, एंटी पैरेलल मतलब एक तार में ऐसी करंट है, दूसरे तार में अपोजिट। ये पैरेलल वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं, ये एंटी पैरेलल करंट हो गई, ठीक। उस समय ये आपस में रिपल्शन दिखाने लगते हैं। जो मैंने सिस्टम यहां समझाया वही सिस्टम यहां लगा दीजिए, आपको रिपल्शन मिल जाएगा। तो अब वो फोर्स रिपल्शन या अट्रैक्शन है तो, लेकिन है कितना, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये F2 अपॉन L लिखिए, चाहे हम F1 अपॉन L लिखें, दोनों बात बराबर है, क्योंकि F1 F2 मैग्नीट्यूड दोनों का होता है बराबर, बस डायरेक्शन अलग है। ये देखिए जो भी वैल्यू निकालेंगे आप यहां पर, ये F2 और ये F1 सेम होगा, बस इतना होगा कि इनका डायरेक्शन एक इधर है एक इधर है, इसलिए वेक्टोरली माइनस लगाया है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से F1 और F2 होता है बराबर। तो F फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ याद रखना, कई बच्चे भूल जाते हैं। तो ये F2 अपॉन L और इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। बात खत्म। इस फॉर्मूले को याद रखिए, जब भी आए लगा दीजिए। और ध्यान रखिए, जब ये सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट में है तो रिपेल करेंगे। बात समझ में आती है। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं एक न्यूमेरिकल बेटा, बड़ी आसानी से बात समझेंगे। 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, करंट कैरिंग ऑफ 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं, 2 एम्पियर और 5 एम्पियर की करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको काटो, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, अपोजिट में है तो बताइए अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा इसमें, सीखा था हमने पीछे। आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो साहब 1 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। नेचर क्या है? रिपल्शन। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये रहा फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ये फॉर्मूला म्यू 2 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन A, और ये हमने उठा के
ये पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल एफ है बेसिकली, ये पर यूनिट लेंथ यही निकालते ही इसमें। और ये 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन A, ये वैल्यू हो गई 20 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। देखिए रिपल्शन आ रहा है, रिपल्सिव फोर्स। बात पकड़ में आई होगी, आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। अब देखिए आगे, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो लूप होता है, लूप का मतलब करंट कैरिंग लूप, यहां रेक्टेंगुलर लूप है, ऐसे एक लूप बना दीजिए आप। मैं एकदम फ्रंट में बनाऊं तो जैसे मच्छर मारने वाला आता है, फट फट वाला, वही समझ लो ये एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग, ये ऐसे बनाओ, ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है साहब। इस तरह से बन गई करंट कैरिंग लूप। किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, करंट फ्लो करा देते हैं, आई करंट सपोज करिए, तो कितनी वैल्यू, कितना टॉर्क लगता है, क्योंकि वो रोटेट होने लगता है, तो रोटेट होगा तो NIBA sin थीटा। N है नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट, B है मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया ऑफ द अपर्चर। यानी अपर्चर का मतलब हो गया कि अगर इस तरह से चौखंठा लिया हुआ है, इस तरह से वायर फ्रेम बना के लगाए हुए, तो इसका एरिया कितना है उसके हिसाब से लगेगा। और NIBA sin थीटा, और टॉर्क की वैल्यू हो गई MB, M क्रॉस B। ये देखिए क्या होता है, NIA इसकी वैल्यू होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बात करें तो आप, तो इसे M क्रॉस B लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट लिखा हुआ है। आगे चलते हैं बेटा हम लोग। अब आता है बहुत ही शानदार टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आइए तो बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। और गैल्वेनोमीटर को कैसे हम वोल्ट मीटर में या मीटर में चेंज करते हैं, इसका भी डिस्कशन करेंगे फटाफट, बहुत सरल भाषा में। तो चलिए देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या चीज है, करता क्या है हमारे लिए। तो एक गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस टू यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। यानी ये पता लगाता है सर्किट में कि भाई यहां करंट है कि नहीं, और है तो कितनी है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट छोटी, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो ये जल जाएगा, लगा देंगे। इसी चीज के लिए मीटर बनाना पड़ा हमको, ज्यादा वैल्यू उसको झेल लेता है, इस तरह उसको बनाते हैं, समझेंगे। तो गैल्वेनोमीटर की कहानी, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, बड़ी अच्छी बात हो गई। अब प्रिंसिपल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली बात है, तैयार कर लीजिए। ए करंट कैरिंग कॉइल placed in a magnetic field experiences a current dependent torque which tends to rotate the coil and produces angular deflection। सीधी सी बात है कि जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो करंट डिपेंडेंट टॉर्क फील करता है, यानी करंट बढ़ाओगे तो टॉर्क ज्यादा बढ़ जाएगा, और वही चीज हमारी एंगुलर डिफ्लेक्शन को दिखाती है। यानी ये कहानी अगर फार्मूला बेस में आ जाए तो ये देखिए, लिखिए ये क्या है, अब सर तो ये पाएगी नहीं पावर पॉइंट पे। अल्फा है, एम अल्फा है कितना कॉइल रोटेट किया है, इसी पे नीडल लगाते हैं, कॉइल रखे थे, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड करंट वगैरह फ्लो की तो कितना रोटेट कर गया, अल्फा कितना है, ये चीज यहां से निकाली जा रही है। तो ये अल्फा होता है NBA अपॉन K। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्सन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके मैन्युफैक्चरिंग में स्प्रिंग वगैरह लगी होती है जिसपे टिका होता है ना। डिटेल्ड वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, चिंता ना करिए। तो NBA अपॉन K, तो N है नंबर ऑफ टर्न्स, उस पर तार कितना लपेटे हैं कॉइल पर, B है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, A है एरिया ऑफ द अपर्चर, और K है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये पूरी वैल्यू देखो कांस्टेंट है। तो यहां जो अल्फा है, अल्फा क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन, ये प्रोपोर्शनल है किसके, I के। यानी करंट ज्यादा तो अल्फा भी ज्यादा, बस ऐसे मेजरमेंट कर लेंगे। ज्यादा करंट में डाला तो ज्यादा घूम गया वो, बात खत्म। और इसका प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, उसको तैयार रखिएगा। आगे की बात करते हैं बेटा हम लोग, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये भी कभी कभी पूछी जाती है, फॉर्मूला लिखा है पीछे वाला। फिगर ऑफ मेरिट क्या हो जाएगी, इसको कैपिटल G इक्वल टू I अपॉन अल्फा बोलते हैं। करंट इसी से I अपॉन अल्फा निकाल लो, I अपॉन अल्फा तो K अपॉन NBA। बस ये शब्द ऐसा है कि अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आप जान नहीं पाते क्या चीज है, एग्जामिनेशन में क्या पता नहीं क्या चीज आ गई। तो फिगर ऑफ मेरिट कुछ नहीं है यार, आपको डराते हैं लोग, और थोड़ी आप डरने वाले थोड़ी हैं। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, और आपको आना भी चाहिए, है बहुत सरल। तो ये करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि भाई जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो पर यूनिट करंट पे कितना होगा, बस करंट सेंसिटिविटी।
भाई करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि छोटी करंट भेजी तो वो सुई हिली कि नहीं हुई, छोटी सी करंट पे ही सुई खूब हिले तो सेंसिटिव है, वरना आप खूब किसी को भाई धक्का मार रहे हैं वो हिल ही नहीं रहा है तो उस फोर्स से वो सेंसिटिव नहीं है, और थोड़ा सा धक्का मारा वो हिल गया तो ज्यादा सेंसिटिव है। तो छोटी सी करंट पे ही अच्छा डिफ्लेक्शन दिखा दे वो करंट सेंसिटिविटी है। तो इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। IS की वैल्यू देखिए करंट सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन आई, अल्फा डिफ्लेक्शन था, पर यूनिट करंट डिफ्लेक्शन, बात खत्म, NB अपॉन के उसी फॉर्मूले से। इतना सरल कि आप बिल्कुल 1 मिनट में काम हो जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी, अरे भाई वही वोल्टेज सेंसिटिविटी, पर यूनिट वोल्टेज पे कितना डिफ्लेक्शन, बस। तो ये VS इक्वल टू अल्फा अपॉन V। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो अल्फा अपॉन V कर दो, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई। अब इसी से वैल्यू निकाल ले, अल्फा अपॉन IR यानी NB अपॉन KR, ये आपकी कहानी हो जाती है। क्योंकि V इक्वल टू IR होता है इसलिए V की जगह IR पुट कर दिया है, और अल्फा अपॉन I की वैल्यू ऊपर से ठोक दी। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये बेसिकली NB अपॉन K है, ये तो IS ही है, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। ये देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन R, इस तरीके से वैल्यू निकल आती है। कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो आप आसानी से समझ ना सकें और लिख ना सकें। बस इतना ध्यान देना है कि आप खुले दिमाग से पढ़ें। देखिए कितनी सरल भाषा में बातचीत हुई जा रही है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब फैक्टर्स अफेक्ट्स द सेंसिटिविटी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने छापा है कि सेंसिटिविटी पे क्या क्या चीजें फर्क डालती हैं। अरे भैया इतना सरल, अब यहां पर NBA एक सेंसिटिविटी तो है, NBA अपॉन के और NB अपॉन के दोनों जगह मौजूद है, तो NBA के चारों में चारों बदलते रहो, सेंसिटिविटी बदलती रहेगी। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैं लिख देता हूं भाई। ये 4 खिलाड़ी आए थे NBA अपॉन के, ये तो IS में भी मौजूद थे और VS में भी मौजूद थे, इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। N बदलो, सेंसिटिविटी बदली, B बदलो, मैग्नेटिक फील्ड बदला, क्या उसमें स्पेशल चीज, एरिया बदलो, K बदला, स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्सन कांस्टेंट K, बस इसी में से कुछ भी स्पेशल नहीं यार, आप जानते हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे चलते हैं इसी के साथ हम। अब ये स्लाइड बड़ी मजेदार स्लाइड, ये बच्चों को बड़ी पसंद आएगी। एक ही स्लाइड में पूरी कहानी खत्म है। मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात इसमें कटप्पा को जानना होगा। बाहुबली के लिए कटप्पा जरूरी था ना, तो अगर बाहुबली के लिए कटप्पा जरूरी था तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए शंट बहुत जरूरी है। शंट इज कटप्पा फॉर बाहुबली, ठीक। अब देखिए शंट क्या चीज होती है, अंट शंट, अंट नहीं है, शंट ही है ना। तो शंट इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ये ध्यान रखना, लो रेजिस्टेंस होता है, कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर और एमीटर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट। शंट क्या है, एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया जाता है। बस वो लगाते ही बाहुबली बन जाता है, कटप्पा उसके साथ आ गया, तो गैल्वेनोमीटर तुरंत एमीटर में चेंज हो जाता है। अब शंट की क्या वैल्यू ली जाए, क्योंकि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप कितनी हद तक करंट नापना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं जो एमीटर आपके हाथ है वो 0 से लेके 5 एम्पीयर तक नपाई करे, तो उस तरह का शंट लगाइए। आपकी मर्जी है 0 से लेके 10 एम्पीयर तक नपाई करे, उस तरह का शंट लगाइए। बात पकड़ में आ रही बात, यही काम करना है भाई यहां पर। अब बात करते हैं यहां की, ये हमारा गैल्वेनोमीटर था ये डब्बा, इसमें देखिए इसके पैरेलल में हम लोगों ने लगा दिया शंट, ये S फॉर शंट, और S रेजिस्टेंस ऑफ शंट है। ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर का ये जो G लिखा है, S लिखने का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ शंट, बहुत ही कम होगा, और G जैसे लिखा है तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये सब रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G। तो इस G में हमने पैरेलल में लगा दिया शंट, बात खत्म हो गई भाई साहब। अब क्या हुआ कि कोई करंट, पहले क्या था, शंट ना लगाने से आप मान लीजिए ज्यादा करंट देते तो गैल्वेनोमीटर झेल ही नहीं पाता, बर्न कर जाता, डैमेज हो जाता, क्योंकि ज्यादा करंट नहीं, सेंसिटिव होता, बहुत नाजुक। तो जब बाहुबली नाजुक है, हवा चली छींक आ जाएगी उसको। लेकिन बाहुबली के साथ कटप्पा है, 5 कंबल मिल गया उसको, तो अब 5 कंबल लपेट लेगा, कितनी भी सर्दी पड़े कोई टेंशन नहीं। बात पकड़ में आ रही है। तो ये शंट लग गया कटप्पा, अब यहां से बहुत तगड़ी करंट आई, लेकिन उनमें से 99%
कटप्पा ने संभाल ली, यानी शंट है बहुत कम लो रेजिस्टेंस वाला, तो यहां से आया 100 करंट समझाने के लिए, और 100 में से 99 शंट से होके चली गई, तो गैल्वेनोमीटर को तो एक ही झेलनी पड़ी, बस वो मस्ती में है, फिर यही काम करवा रहे हैं यहां पर। तो यहां पर करंट अब ज्यादा भेजते हैं, अब इसको मिलेगी केवल IG जो कि बहुत कम होती है, और I माइनस IG शंट से जाती है। अब आप पूछेंगे भाई शंट से करंट क्यों जाएगी, कोई खास रिश्ता है क्या उसके साथ? तो है रिश्ता, क्योंकि करंट क्या चाहती है, मुझे कम रेजिस्टेंस का पाथ मिले। शंट इज वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस, तो ये दिक्कत ही पेश नहीं करेगा, तो कहेगा आओ और मेरे साथ आओ, तो यहां जाने पर ज्यादातर करंट शंट से निकल जाएगी और IG में कम करंट मिले, IG की वैल्यू काफी कम रहेगी और आपका गैल्वेनोमीटर एमीटर में तब्दील हो चुका है। अब ये शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। I क्या है? जो इस गैल्वेनोमीटर जो एमीटर तब्दील हो चुका है, जिसको जितनी करंट नापना चाहते हैं आप, I। IG गैल्वेनोमीटर को जाने वाली करंट, G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इससे आप निकाल लीजिए शंट की वैल्यू। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी I तक नापना चाहते हैं, 0 से 5, 0 से 10 एम्पियर, 0 से 50 एम्पियर, मजाक कर रहा हूं, 50 एम्पियर तो क्या हो जाएगा उस समय। स्मॉल IG की वैल्यू बात करें कि अगर आपको निकालने को आ जाए IG बताओ कितना है गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट, तो ये फॉर्मूला S अपॉन G प्लस S। ये फॉर्मूला बहुत ही सरल होता है, मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों सेम होते हैं, इक्वेट कर दीजिए, V = IR से सब निकल आता है, सब डिटेल्ड वीडियो है अंदर डिस्क्रिप्शन में। S अपॉन G प्लस S इंटू I हो गया, IG निकाल लिया आपको। एन एमीटर इज ए शंटेड और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। अब जो एमीटर होता है उसको बोलते हैं शंटेड या लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। भाई शंट लगा दिया पैरेलल में, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? ये इतना है। ठीक, जब पैरेलल में कोई वैल्यू लगा देते हैं ना, तो वो ऑलरेडी टोटल रेजिस्टेंस काफी डाउन हो जाता है। देखिए काफी कम हो गया, S से भी कम, शंट इतना कम था और पूरे गैल्वेनोमीटर का उससे भी कम हो गया, पैरेलल में तो यही होता है। अब आप कह भी सकते हैं सरल भाषा में, गैल्वेनोमीटर इज ए कन्वर्टेड टू एमीटर बाय पुटिंग ए लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद इट। अब बस ये बात खत्म हो जाती है। मतलब कैसे गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलेंगे, उसका आंसर है ये 3 लाइन भी नहीं है, एक ही है। ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर बाय पुटिंग लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद इट। एक लाइन में आंसर खत्म हो जाता, पूरे नंबर देके जाएगा, कोई काट नहीं सकता। ठीक, बात लिखिए सही और लिखिए जो होनी चाहिए। अब आपसे अक्सर ये पूछ लेते हैं यूजेस ऑफ शंट, ये भी बड़े सवाल आए हैं, मैंने पूरा एनालिसिस करके वीडियो बनाया है, ऐसे ही नहीं चल उठे, बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन में 8-8 घंटे लग गए हैं ढूंढ के क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त बच्चों के लिए। तो यूजेस ऑफ शंट, शंट क्या क्या चीजें कर सकता है या करता है? प्रिवेंट करता है गैल्वेनोमीटर ड्यू टू लार्ज करंट। कटप्पा था ना, अगर ज्यादा करंट घुस गई इसके अंदर तो इसके तो चिथड़े उड़ जाएंगे, बर्न कर जाएगा, परकच्चे उड़ जाएंगे, तो वो नहीं उड़े, इसलिए कटप्पा साथ में शंट पैरेलल में, तो वो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा गैल्वेनोमीटर को। दूसरा, एमीटर में कन्वर्ट कर देता है, अभी आपने देखा, और इंक्रीज कर देता है रेंज एमीटर की। रेंज एमीटर की 0 से 5 एम्पियर वाला मीटर चाहते हैं, 0 से 20 एम्पियर वाला मीटर चाहते हैं, ये आप डिपेंड कर सकते हैं शंट की वैल्यू डिफर करने से। अब चलते हैं इसके एक छोटे से सवाल पर। तो लिखा है एक गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 15 ओम एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर पे पूरा डिफ्लेक्शन, यानी जो मान लीजिए कोई गैल्वेनोमीटर बना रहे होंगे, फाइनल रीडिंग है, सपोज करिए 5, यहां पे 4 मिली एम्पियर की रीडिंग है, 4 कुछ गलत लिख दिया है, साफ नहीं है, समझ लीजिएगा। तो जैसे ही आप ये 0 पे रहता है, जैसे ही करंट इसको देंगे 4 मिली एम्पियर वाली, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए मीटर ऑफ 0 to 6 एम्पियर। अब आपको 0 से 4 नहीं नापना है, तो गैल्वेनोमीटर की कहानी थी। आपको ऐसा मीटर चाहिए जो अब नपाई कर दे 0 से लेकर 6 एम्पियर तक के। बात पकड़ में आ रही है? गैल्वेनोमीटर पहले नापता था 4 मिली एम्पियर, अब आपको वही गैल्वेनोमीटर को बदल देना है मीटर में जो 6 एम्पियर तक की करंट निकाल सके। यानी इसको हमें चाहिए कटप्पा, चाहिए शंट। कहां लगाओगे बच्चों? पैरेलल में लगाओगे। बस अभी देखिए कर देते हैं, शंट लगाना पैरेलल में। ये पहले ही इतना ही लिखने से 1 नंबर पक्के आपके कि वी विल पुट शंट इन पैरेलल टू दिस गैल्वेनोमीटर टू मेक देम एज ए एमीटर। 1 नंबर मिल गया आपको। आगे चलते हैं।
अब देखिए आईजी की वैल्यू कितनी थी, आईजी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, मैं रिपीट करने से कोई लाभ नहीं है। अब यहां पर आईजी वाईजी की वैल्यू दे रखी है 4 मिली एम्पियर, क्योंकि 4 मिली एम्पियर तक ही झेल पाता गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन। फुल डिफ्लेक्शन से ज्यादा दे दोगे तो फुल डिफ्लेक्शन से आगे बढ़ना चाहेगा और टूट जाएगा, जल जाएगा, है कि नहीं भाई। गैल्वेनोमीटर 0 से लेकर 4 मिली एम्पियर तक फुल था, फुल। अब आपने कहा मैं इसको 10 मिली एम्पियर करंट दूंगा तो इससे आगे निडल बढ़ना चाहेगी और तब तक तो ये कांड हो जाएगा इसका। तो वहां से आईजी की वैल्यू 4 मिली एम्पियर हो गई, आई 6 एम्पियर का चाहिए था, जी हमारा 15 ओम है। वैल्यू पुट कर दी, देखो शंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, फॉर्मूला IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी, वैल्यू पुट कर दी। देखिए IG की वैल्यू पुट कर दी यहां से 4 मिली एम्पियर, एम्पियर में चेंज करके, I हमको मालूम था 6 एम्पियर चाहिए, जी हमको मालूम था 15 ओम, वैल्यू पुट कर दी और 10 मिली ओम का आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। देखिए कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद कर लीजिए और जिस सरल भाषा में आप फील कर रहे हैं ऐसा ही फील कीजिए, सो सिंपल। मन में रखिए कि बिल्कुल हो जाएगा और 100% हो जाएगा। आगे चलते हैं, फटाफट वोल्टमीटर की भी कहानी निपटा देते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर, भाई काहे को, जब हमारे पास सिस्टम है तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज कर देंगे। अब इसमें करेंगे क्या, इसकी सहायता करने कटप्पा वाला खेल नहीं है, अब इसमें दूसरे कटप्पा साहब हैं। एक गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड वोल्टमीटर बाय पुटिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ध्यान रखिएगा आर जो कि काफी बड़ी वैल्यू का है वो इसके साथ सीरीज में लगा देते हैं हम लोग। एमीटर में शंट काफी कम रेजिस्टेंस वाला पैरेलल में लगाते थे या काफी ज्यादा वाला सीरीज में लगाते, तो साहब गैल्वेनोमीटर की सीरीज में लगा देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। और अब क्या हो जाएगा, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस इसकी सीरीज में, तो ये जो आईजी करंट है ये जाएगी ही कम, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एमीटर जब करंट नापता है तो वो पूरा एमीटर सीरीज में लगाया जाता है सर्किट में, और जब हमारा वोल्टेज नापना होता है तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। बात पकड़ में आई है ना, 10th से सीख रहे हो। जैसे किसी सिस्टम में किसी लोड पर ए बी पॉइंट है, बात पकड़ना मेरी, तो आप वोल्ट मीटर ऐसे लगाया करते थे पैरेलल में। कुछ पकड़ में आ रही बात, 10th में ही सीख लिया था तुमने। और कहीं हमारा किसी सर्किट में हमें ए बी लोड है और इसमें जाने वाली करंट देखनी है तो सीरीज में मीटर लगाते थे, जिसका कांड हो चुका है। अब यहां आपको लगाना पैरेलल में, तो ज्यादा इसका रेजिस्टेंस कितना है, बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत हैवी लगाया हो, तो यहां पर इस वोल्टेज का रेजिस्टेंस कितना है, वेरी वेरी हाई। तो जो करंट जा रही है ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से यहां बहुत कम आएगी, तो आईजी विल बी वेरी वेरी लेस, और अधिकतर करंट इधर से चली जाएगी जहां से मजबूरी है जाना, क्योंकि दूसरा पाथ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है उसके लिए। पकड़ में आ रही होगी बात, इसलिए ये कांड किया जाता है। वोल्टमीटर नाप लेते हैं हम लोग, देखिए। और आईजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन आई प्लस आर प्लस जी। आर है जो हाई रेजिस्टेंस का लोड आपने लगाया है, वोल्टेज आपको दिख रहा है इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज अपॉन जी, एंड वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज आरवी, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आर प्लस जी। अब यहां से आप धड़ाधड़ निकालिए कितना क्या आपको चाहिए, कितना क्या आपको निकालना है, काम खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप चेंज कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी बहुत आसानी से, हाई रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाने से। एक न्यूमेरिकल भी होगा, वो भी कर लेते हैं हम लोग। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, 12 ओम का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट इज 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर फुल डिफ्लेक्शन। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्टमीटर, रेंज क्या है 0 से लेकर 18 वोल्ट तक, ठीक है। अब आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना तो बिना सोचे समझे लिख सकते हैं कि हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाना, एक नंबर यही सेट हो गए। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल सरल सवाल। आर की वैल्यू निकालनी थी और आर का फॉर्मूला हो गया V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। वैल्यू रखते चले जाओ, V था 18 वोल्ट, कैपिटल G था 12 ओम दिया है क्वेश्चन के अंदर, आईजी थी 3 मिली एम्पियर। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और आपने देखा करीब करीब 5988 ओम इसका आंसर आ गया। तो इतना हैवी ओम का रेजिस्टेंस आप गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाएंगे, 5988 ओम का रेजिस्टेंस, और ये बन जाएगा आप साहब वोल्ट मीटर। यानी ये इसको डब्बे में लगा दीजिए और इस पूरे डब्बे का नाम होगा वोल्ट मीटर, जो किसी सर्किट के पैरेलल में लगा के आप टेस्टिंग कर लेंगे। बात खत्म, पूरा चैप्टर खत्म हो गया और सॉलिड तरीके से खत्म हो गया। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा बेटा
तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि इतनी चीज ध्यानपूर्वक पढ़ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फेल पास तो छोड़ ही दीजिए, आपको ऐसे नंबर मिल सकते हैं जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे। और कुछ बच्चे जो 90 प्लस या 95 चाहते हैं और ज्यादा चाहते हैं, उनके लिए डिटेल वीडियो है, वहां चले जाइए, वहां से देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।